Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 4 लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to study lesson 4 and lesson name is learning. You must have observed a young human baby. If you wave your hands in front of the eyes of a newborn, you will see that the child automatically closes her eyes. A human baby is born with simple reflexes, and when grown as an adult, the individual becomes capable of performing many complex behaviors. This happens because of learning. The process of learning is continuous and goes on throughout life. From simple behaviors like switching on the light or picking up a book from the table to complex behaviors like driving a car or piloting a spaceship all become reality only due to learning. आप लोगों ने कभी एक यंग ह्यूमन बेबी को ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप अपने हाथों को उनके आंखों के सामने वेव कीजिएगा तो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो ऑटोमेटिकली अपने आंख को क्लोज कर लेगा। तो ये जो ह्यूमन बेबी है वो जन्म के साथ सिंपल रिफ्लेक्सेस को करने में एबल थे, और जब वो ग्रो होते एक एडल्ट में तो वो एक कैपेबल हो जाते हैं वो इंडिविजुअल बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को परफॉर्म करने में। ये ऐसा क्यों होता है कि पहले जो बेबी था जो कि जन्म लिया था और उसकी हम लोग आंखों के सामने अपने हाथों को वेव कर रहे थे तो वो अपने आइज को सिंपली क्लोज कर रहा था। उसके बाद जब वही बड़ा होता है तो वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को परफॉर्म करने में एबल होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस की वजह से ही वो इस चीज़ को करने में कैपेबल है। तो लर्निंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम तक चलते रहता है, और सिंपल बिहेवियर्स जैसे कि लाइट को स्विच ऑन करना या फिर बुक को उठाना टेबल से लेकर के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जैसे कि कार को ड्राइव करना, स्पेसशिप को पायलटिंग करना, ये सब रियलिटी में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। Learning empowers a person by making him her what one is not and wants to become. All children are born with limited capacity of reflections, but it is only through learning that people becomes great scientists like Homi Bhabha, Vikram Sarabhai, leaders like Mahatma Gandhi and Pandit Nehru, or anyone whom you may admire. Without learning, one is handicapped. People realize their potentials through learning and become what they dream. This lesson will help us understand the process of learning and its types. तो लर्निंग प्रोसेस की वजह से एक जो पर्सन है वो अपने आप जो बचपन से कुछ नहीं होता है लेकिन वो जो भी बनना चाहता है वो लर्निंग के प्रोसेस की वजह से ही बनता है। जैसे कि अगर अभी आपके ड्रीम होंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, अभी आप प्रोसेस से गुजर रहे हो, लर्निंग के प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपने ड्रीम देखा वो आपका फुलफिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ लर्निंग। तो जितने भी बच्चे हैं होते हैं जिन्होंने जन्म लिया है उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो एक इंडिविजुअल है या फिर एक जो पीपल है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन सकता है जैसे कि होमी भाभा और विक्रम साराभाई, या फिर ग्रेट लीडर्स बन सकता है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, या फिर आप जिसको भी आप एडमायर करते हो जिससे आप प्रेरित हो। बिना लर्निंग के कोई भी हैंडीकैप है मीन्स उसका जो अंग है वो काम नहीं कर रहा हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप अपने जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप पढ़ लिख जाते हो तो आप जो भी ड्रीम करते हो वो एक दिन ज़रूर फुलफिल होगा। जो पीपल है उनको रियलाइज अपने पोटेंशियल का कैसे होता है? थ्रू लर्निंग। और जो भी वो स्वप्न देखते हैं वो लर्निंग की वजह से फुलफिल कर पाते हैं। और ये लेसन आपको हेल्प करेगा लर्निंग के प्रोसेस को समझने में और लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जानने में। Learning. Most of our behaviors are acquired through the process of learning. Learning may be defined as a relatively durable change in behavior due to experience. Thus, if the change
In behavior is temporary or due to instinct or maturation, it is not learning. The key feature of learning is experience. Any change in behavior in the absence of practice or experience does not qualify as learning. For example, the maturational changes in the child, like crawling, standing, and walking at certain ages, are not included in learning. Similarly, illness and drug induced temporary changes are not due to learning. To qualify as learning, a change in behavior must be relatively enduring. तो हमारा जितना भी बिहेवियर से वो एक्वायर्ड होता है और लर्निंग के प्रोसेस से हम लोग उस चीज़ को सीखते हैं. लर्निंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसा ड्यूरेबल चेंज हमारे बिहेवियर में आता है एक्सपीरियंस की वजह से. अगर ऐसा चेंज जो हमारे बिहेवियर में टेम्पररी हो और इंस्टिंक्ट हो या मैचुरेशन की वजह से आया हो, तो ये लर्निंग नहीं है. लर्निंग का जो की फीचर है वो एक्सपीरियंस है. मीन्स अगर आप सीख रहे हो तो आप के पास उस सीखने के दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ गुड भी होते हैं और कुछ वर्स्ट भी होते हैं, तो ये आपके पास आता है. और बिहेवियर में जो भी चेंज होता है वो एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस की वजह से, तो ये भी क्वालिफाइंग लर्निंग को नहीं करता है. जैसे कि एग्जांपल में मैचुरेशनल चेंजेस जो कि चाइल्ड में आता है, जैसे कि पहले बच्चा जो है वो रेंग रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है, उसके बाद वो खड़ा होता है, उसके बाद वो चलना सीखता है. तो ये क्या है कि ये एज से रिलेटेड है, ना कि लर्निंग से रिलेटेड. मीन्स एक ऐसा एज आएगा जब बच्चा जो है वो रेंगने से खड़ा होना सीखेगा और खड़े होने के बाद चलना सीखेगा. ये एज रिलेटेड फैक्टर है, नॉट लर्निंग रिलेटेड फैक्टर. वैसे ही अगर कोई बीमार हो गया इंडिविजुअल या फिर किसी को ड्रग की आदत हो गई, तो ये भी टेम्परेरी चेंजेस है. एंड ये भी लर्निंग की वजह से नहीं है कि हाँ ये इसने इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया, तो इसलिए ये बीमार हो गया, इसलिए इसको ड्रग की हैबिट हो गई. ये चीज़ नहीं होता है. लर्निंग को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा बिहेवियर है वो रिलेटिवली एंजोरिंग होना चाहिए, तभी हम लोग लर्निंग को क्वालिफाई कर सकते हैं. Interestingly, enough learning is not directly observable. It is often inferred from changes in the external behavior. It is apparent in terms of improvement in the performance. You may recollect your own early childhood experiences when you were required to learn alphabets. In the beginning, we make more errors. However, when we start practicing, the errors decrease and a time comes when the behavior becomes flawless. The decrement in the number of errors with increase in practice clearly indicates that learning is taking place. तो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो लर्निंग है वो डायरेक्ट उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि हाँ आज हम लोग सीख लिए, तो आज हम लोग स्कूल गए और हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया और इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. ये जो हम लोग को चेंजेस है वो एक्सटर्नल बिहेवियर से दिखता है. और ये जो हम लोग का परफॉर्मेंस में जो भी इम्प्रूवमेंट होता है वो सब बेस्ड है हमारे लर्निंग के ऊपर. आप अपने जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है आप वहाँ पे जाओ, तो आप अल्फ़ाबेट्स को सीखना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे. कैपिटल लेटर कौन सा है, स्मॉल लेटर कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना सीखते हो. और बिगिनिंग में आप बहुत सारे एरर्स भी करते हो, बहुत सारे मिस्टेक्स को भी करते हो, लेकिन आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तो जो आपके एरर्स है वो धीरे धीरे घटने लगते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और आपका जो बिहेवियर है वो फ्लॉलेस बन जाता है. मीन्स आप अब बहुत ही कम मिस्टेक्स करते हो. तो ये जो एरर्स की जो भी आप एरर्स करते हो वो धीरे धीरे घटने लगता है. और जो प्रैक्टिस होता है, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी मिस्टेक्स घटती जाती है. इससे क्या इंडिकेट्स होता है कि जो लर्निंग है वो धीरे धीरे उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है. हाउ डू वी लर्न? अब हम लोग पढ़ते कैसे या किसी चीज़ को लर्न कैसे करते हैं? Learning helps us adapt to the surrounding environment. After living in a particular socio-cultural environment for some time, we learn the norms of the society and all that is expected of us and become responsible citizens and members of family and work organization. All this is possible on account of learning. We use learning to acquire various types of skills, but the crucial question is how do we learn? जो लर्निंग है वो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करता है. जब हम लोग एक पार्टिकुलर सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में कुछ समय के लिए रहते हैं, तो हम लोग उस
सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, उसके नॉर्म्स को जानते सीखते, और भी हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से उस सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में ढल सके और हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर्स बन सके, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। तो ये हम लोग धीरे धीरे उस जगह पे रहते हुए अपने आप को अडेप्ट करके बनाते हैं खुद को। ये पॉसिबल कैसे है? तो ये सब पॉसिबल है ड्यू टू लर्निंग या फिर अकाउंट ऑफ लर्निंग। हम लोग लर्निंग की वजह से बहुत सारे टाइप्स के स्किल्स को एक्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रूशियल क्वेश्चन क्या है कि ये जो लर्न है हम लोग वो करते कैसे। Psychologists, on the basis of studies on human beings and on animals, have tried to explain the process of learning. They have identified some procedures that are used in the acquisition of simple as well as complex responses. The two basic types of learning are classical conditioning and operant or instrumental conditioning. In addition, we have observational learning, verbal learning, concept learning, and skill learning. Let us briefly consider some of the important types of learning. जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने स्टडी की बेसिस पे बताया कि जो ह्यूमन बींग्स या जो एनिमल्स है उन्होंने लर्निंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। ठीक है, इनको स्टडी करने के बाद किस प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स उनका बिहेवियर क्या है, उस चीज़ को स्टडीज करने के बाद उसके बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ प्रोसीड्यूर्स को, जो कि उन्होंने देखा है कि कैसे जो भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी ह्यूमन है वो कैसे या फिर कोई भी एनिमल्स है वो कैसे कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस को एज वेल एज सिंपल रिस्पॉन्सेस को वो प्राप्त करता है। यहाँ पे हम लोग टू बेसिक टाइप्स ऑफ लर्निंग को जानते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इन सब के अलावा हम लोग के पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, वर्बल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग और स्किल लर्निंग है। चलिए हम लोग ब्रीफली इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। Classical conditioning is also known as Pavlovian conditioning because it was discovered by a Russian scientist Ivan P. Pavlov, who was interested in studying stimulus response relationship. He worked with dogs. The animal was harnessed and food was presented to the dog by a laboratory assistant. Pavlov realized that the salivary response had been learned by the dog. He proceeded to study this type of learning in detail. जो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग है उसको पैवलोवियन कंडीशनिंग लर्निंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये पाया गया एक रशियन साइंटिस्ट आइवन पी पावलोव के द्वारा, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने एनिमल को हार्नेस किया, उसके बाद उसके सामने फूड को प्रेजेंट किया एक डॉग के सामने एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के थ्रू। जो पावलोव थे उन्होंने रियलाइज क्या किया कि जैसे उस डॉग के सामने फूड को रखा गया उसका सलाइवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया, इट मीन्स उसके मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो गया। और फिर उन्होंने इसी स्टडी को डिटेल से पढ़ने की सोचा। Pavlov presented to the dog a series of trials in which a turn buzzer was paired with food biologically important stimulus. The learning trials consisted of pairing the tone conditioned stimulus or CS with food unconditioned stimulus or UCS. The tone presented was written short, example 10 seconds, and the time interval between the tone and presentation of food was between 2 to 3 minutes. Pavlov ने एक सीरीज ऑफ ट्रायल्स को डॉग के ऊपर किया था टोन बजर के रूप में, और उन्होंने उस टोन को बजर को एक पेयर विथ फूड किया, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है एक ये। और ये जो लर्निंग ट्रायल्स है इसमें पेयरिंग टोन जो था वो पेयरिंग था, कंडीशन स्टिमुलस और सीएस, और साथ में इसको फूड दिया गया था अनकंडीशन स्टिमुलस और यूसीएस। ये जो टोन था वो शॉर्टर टाइम यानी कि 10 सेकेंड्स तक में दिखाया जा रहा था डॉग को, या फिर एक टाइम इंटरवल था टोन और प्रेजेंटेशन ऑफ फूड के बीच में 2 से 3 मिनट्स का गैप था यहाँ पे। हियर इज फिगर क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे बिफोर कंडीशनिंग या फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग या आफ्टर कंडीशनिंग जो डॉग है वो कैसा रिएक्शन करेगा। न्यूट्रल स्टिमुलस बेल, तो वहाँ पे नो सलाइवेशन, उसके मुंह से सलाइव नहीं गिरा। फिर उसके बाद उसने न्यूट्रस स्टिमुलस बेल दिखाया, फिर उसके बाद वहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड दिखाया, तो उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स आया उसमें उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा। फिर इसके बाद कंडीशनिंग के बाद उसको बेल दिखाया गया डॉग को, तो भी उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा।
तो ऐसा क्यों हुआ? During the initial trials, the dog salivated when the food was presented. Secretion of saliva of food is a natural response, and therefore the saliva is called unconditioned response. CUR. Later, the buzzer was presented first. It was followed by food. After some pairing trials of buzzer and food, the dog started salivation at the ringing of buzzer alone. The buzzer is called conditioned stimulus because the dog has been conditioned to salivate at the presentation of the buzzer itself. The secretion of saliva on the presentation of buzzer is called conditioned response. CR. The stages of conditioning process are shown in figure 4.2. अब क्या है कि इनिशियल ट्रायल्स के दौरान जो डॉग थे उनको सलाइवेट करना कब था? जब उनके सामने फूड को प्रेजेंट किया जाएगा तब उनके मुंह से सलाइवा निकलना था। जो सलाइवा का सिक्रेशन हुआ डॉग के मुंह से जो फूड था वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे जो सलाइवा था वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, यूआर। फिर बाद में बजर को प्रेजेंट किया गया डॉग के सामने और उसके बाद फूड दिया गया। तो सम पेयर्स ऑफ ट्रायल्स के बाद जो बजर और जो फूड है उसको देखते ही डॉग के मुंह से सलाइवेशन होना स्टार्ट हुआ और इसके बाद फिर लास्ट में से बजर दिखाया गया डॉग को। तो जो बजर है उसको कंडीशन स्टिमुलस बोलेंगे सीएस, क्योंकि जो डॉग था अब तो वो क्या हुआ कि जैसे ही बजर देखेगा वैसे उसके मुंह से सलाइवेशन जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब ये बजर दिखेगा उसके बाद फूड दिया जाएगा तो ये हम उसके मुंह से सलाइवेशन निकलना एक जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो फूड देखेगा तो उसके मुंह से सलाइवा तो निकलेगा ही और तो उसके पहले उसको तो वही जो डॉग था उसके मुंह से सलाइवेशन हुआ। तो ये जो प्रोसेस था वो नेचुरल था, स्वाभाविक था। अब नेक्स्ट उसको जब लास्ट में जब बेल दिखाया गया तो उसको थोड़ी पता था कि हाँ इसके बाद मुझे फूड नहीं दिखाया जाएगा, तो इसलिए उस डॉग के मुंह से फिर से सलाइवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड इसी कंडीशन को कंडीशन रिस्पॉन्स सीआर बोलेंगे। और इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम लोग फिगर 4.2 देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ प्रोसीड्यूर और रिस्पॉन्स दिया गया कि बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, एक्विजिशन फेज और आफ्टर कंडीशनिंग कैसे डॉग के मुंह से स्लाइवेशन हुआ और कैसे उसने स्टिमुली दिया, रिस्पॉन्स किया। Each can be observed from figure 4.2 that originally the sound of the buzzer CS elicits only an orientic response, alerting response, and elicits salivations when the food is consistently presented in close association with the buzzers. Immediately after the buzzer is rung, the animal elicits salivation. This is called acquisition. तो फिगर 4.2 में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पहले जो साउंड ऑफ बजर था सी एस उसे एलिसिट्स किया गया ऑरेंटिक रिस्पॉन्स की थ्रू, मीन्स एरेटिंग रिस्पॉन्स। और जो सलाइवेशन हो रहा था डॉग के मुंह से जब उसने फूड को देखा तो उसके मुंह से सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। तो ये बजर्स के क्लोज एसोसिएशन के बाद हुआ कि हाँ उसको पता था कि अब बजर के बाद उसको फूड दिया जाएगा, दैट्स वाई उसके मुंह से सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। और इसके बाद जैसे ही बजर बजा तो जो एनिमल है उसके मुंह से सैल्वेशन स्टार्ट हो गया एंड इसी को हम लोग बोलेंगे एक्विजिशन। It has been found that if the buzzer CS is presented on each trial but the food US is not presented, extinction will take place. That is, the buzzer will no more elicit saliva CR and if it is continued for some time, extinction will take place. उसके बाद क्या पाया गया कि जो बजर को बार बार प्रेजेंट किया गया था हर एक ट्रायल में, लेकिन फूड को नहीं दिखाया गया था डॉग को। तो धीरे धीरे डॉग का भी जो नेचर है उसको समझ में आ गया डॉग को कि अब फूड तो नहीं दिया जा रहा। तो ये जो प्रोसेस है सलाइवेशन का वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होने लगा। मीन्स पहले थोड़ा सा सलाइवेशन, पहले तो फूड को देखे बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब उसको पता चलने लगा कि फूड नहीं दिया जाएगा या फिर नहीं दिखाया जाएगा तो ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे घट के अब एक्सटिंक्ट होने पे था कि मीन्स अब वो सलाइवेशन उसके मुंह से नहीं होगा। तो जैसे ही बजर सामने आया लेकिन उसके जो डॉग है उसके मुंह से सलाइवा नहीं निकल रहा था, ठीक है। और अगर ये कुछ देर तक प्रोसेस कंटिन्यू रखता तो सलाइवा उसके मुंह से बिल्कुल ही ना निकलता। It has also been found that if a gap of some duration occurs after extinction and if the buzzer CS is again presented without food, the dog will salivate, produce CR for a few trials. This recovery of CR after extinction is called spontaneous recovery. अब ये भी पाया गया कि अगर हम लोग कुछ ड्यूरेशन तक ऐसे ही पहले करते गए, उसको सिर्फ बजर दिखाते गए और उसके मुंह से जो सलाइवेशन प्रोसेस था वो बंद हो गया और इसके गैप के बाद कुछ गैप के बाद हम लोग फिर से बजर को बजाते हैं तो जो डॉग है उसके मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है नेचुरली। बिकॉज कुछ ट्रायल्स तक फिर ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डॉग है वो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहा है। स्पॉन्टेनियस उसका स्टिमुली है कि शायद इसके बाद उसको फूड दिया जाए या दिखाया जाए। और
इसी को हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी. The next one is operant conditioning, modification of behavior through reinforcement. If a child completes the homework, she is praised or rewarded by the parents and the child learns to perform the task. If the child breaks a plate, she is scolded, punished, and she will learn not to repeat the behavior. This is called operant conditioning or instrumental conditioning. In other words, we learn to perform behaviors that produce positive outcomes and avoid behaviors that yield negative outcomes. अगर कोई बच्चा अपने होमवर्क को कंप्लीट करता है तो उसको प्रेज किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जिससे जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करना सीखते हैं. अगर वही बच्चा एक प्लेट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, तो उसको डांटा जाता है, उसको पनिश किया जाता है ताकि वो उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट ना करे. तो इस चीज़ को बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. अदर वर्ड्स में हम लोग अगर इसको समझे तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो कैसा देना है, कैसा परफॉर्म करना है. हम तो जो बच्चे हैं वो वही परफॉर्म करेंगे जो उनको पॉजिटिव आउटकम्स देगा. अगर जो भी चीज़ निगेटिव आउटकम्स देगा तो बच्चे उस बिहेवियर को परफॉर्म करने से दूर हो जाएंगे. मीन्स ये किस उस बिहेवियर को उसको कोई ऑपरेट कर रहा है, या तो पेरेंट्स कर रहे होंगे या फिर कोई एल्डर कर रहे होंगे. तो ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रेनफोर्समेंट. We may define operant conditioning as a process through which organisms learn to repeat behaviors that produce positive outcomes or avoid or escape from the negative outcomes. B.F. Skinner is considered as the most influential psychologist advocating the role of operant conditioning in learning. He developed an experimental chamber called Skinner box to study learning process in rats. तो हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने बिहेवियर्स को रिपीट करता है जिसकी वजह से उसको पॉजिटिव आउटकम्स मिलता है और वो वैसे आउटकम से दूर जाता है जो उसको निगेटिव की ओर लेके जाता है. B.F. स्किनर को एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट माना जाता है जो उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग को एडवोकेट किया था और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर कॉल्ड स्किनर बॉक्स को डेवलप किया था और इस प्रोसेस को उन्होंने रैट्स के ऊपर स्टडी किया था. द चैम्बर इंड्यूस्ड अ लीवर अटैच्ड टू द फ्रंट वॉल. Pressing the lever is the response to be learned. The hungry rat is placed in the chamber and it starts doing random activity in it. After some time, the rat accidentally presses the lever and a pellet of food drops automatically in the plate and the rat eats it. After eating the pellet, the rat again starts activity in the chamber. After some activity, it again presses the lever and gets pellet, a reward. Gradually, the random activity changes to more specific activity around the lever. Finally, the rat learns that pressing the lever results in dropping of the food, a satisfying outcome. In other words, the pressing of lever by the rat is instrumental in providing food reinforcement. The response pressing the lever is reinforced and the behavior is acquired or learned. The pressing of lever by the rat is instrumental in getting the food, a satisfying consequence, positive reinforce, and that is why this type of learning is also called instrumental learning. It is also called operant conditioning because the behavior of rat or any organism is a kind of operation on the environment. तो जो चैम्बर था उसमें एक लीवर को अटैच किया गया था फ्रंट वॉल में और उस लीवर को प्रेस करने के बाद उस रिस्पॉन्स को सीखना था. तो एक भूखे चूहे को एक चैम्बर में डाल दिया गया, ठीक है, और वहाँ पे वो कुछ अपने रैंडम एक्टिविटी को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है. कुछ समय के बाद जो रैट है वो एक्सीडेंटली उस लीवर को प्रेस कर देता है और एक पेलेट ऑफ फूड ड्रॉप्स, मतलब जो एक फूड का टुकड़ा है वो नीचे गिरता है और प्लेट के ऊपर ऑटोमेटिकली, क्योंकि लीवर को प्रेस किया गया. तो जो रैट है उस खाने को उस टुकड़े को खा लेता है और कुछ देर के बाद जब वो खा लेता है पैलेट को, उसके बाद जो रैट है फिर से कुछ देर के बाद अपने एक्टिविटी को करने में जुट जाता है चैम्बर में. वो अपना रैंडम एक्टिविटी फिर से स्टार्ट करता है. फिर जब कुछ एक्टिविटी करता है उससे फिर वो गलती से लीवर प्रेस हो जाता है और फिर एक और फूड ड्रॉप एज अ रिवार्ड उसको मिलता है. फिर उस चीज़ को वो खा लेता है. ग्रेजुअली ये जो रैंडम एक्टिविटी है वो मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी बन गया लीवर के अराउंड, कि अब रैट को धीरे धीरे पता चल गया कि अगर हम इस लीवर के अराउंड अपने एक्टिविटी को करते तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा. फाइनली जो रैट है वो उस लीवर को प्रेस करना सीख जाता है और जब वो सीख गया कि हमें को इस लीवर को प्रेस करना है, तो उसके बाद जब वो लीवर को प्रेस करेगा तो उसको एक फूड ड्रॉप होगा जो कि उसके लिए सेटिस्फाइंग आउटकम है. वो ऐसे तो मेहनत कर ही रहा था
इधर उधर दौड़ के, लेकिन उसको कोई भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिला था। जब उसने लीवर को प्रेस किया तो उसको एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट या फिर सेटिस्फाइंग आउटकम मिला एज द पैलेट ऑफ फूड। अगर हम लोग इसको दूसरे वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो लीवर को प्रेस किया गया, रैट ने प्रेस किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल, जो कि फूड को प्रोवाइड करवाता है। रेनफोर्समेंट, ये जो रिस्पॉन्स है प्रेस करने का लीवर को, वो रेनफोर्स किया गया बिहेवियर को, कि चूहे को एक सिखाया गया एक लर्निंग प्रोसेस कि हाँ किस तरह से आप लीवर को प्रेस करते हो तो आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ये जो प्रेसिंग है लीवर का रैट के द्वारा वो इंस्ट्रूमेंटल है और इससे उसको फूड मिला, जो कि एक सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंस या फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। इसलिए इस टाइप के लर्निंग को और क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। और इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो बिहेवियर है रैट का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको ऑपरेट किया जाता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1, ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।